मुझे कहा था कि तुम डर क्यों रहे हो अकेले जाने से। 2005 में देखो, मुझे कोई डर नहीं था, मैंने अकेले निर्णय लिया और मैं गया। और तुम तो अभी जवान हो, तुम क्यों डर रहे हो, क्यों बार बार बैठकें कर रहे हो, ये कर रहे हो। क्योंकि हम लोग संसदीय बोर्ड और ये सब बैठकें, राउंड्स ऑफ मीटिंग हम लोग की हुई थी। तो पापा यही कहते थे कि अकेले निकलो और अकेले चलने से कभी डरो नहीं। अगर तुम्हारी राह सही है, तुम्हें अगर विश्वास है उस पर, कल को ये नहीं होना चाहिए कि किसी निर्णय को लेकर तुम पछताओ कि तुमने उस वक्त वो वक्त था और तुमने वो निर्णय नहीं लिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लेना चाहिए तो तुम्हें ज़रूर ये फैसला लेना चाहिए। और मुझे याद है कि उसके 1 दिन 2 दिन के बाद ही पापा वॉज वेंटिलेटेड, एंड वही समय था जब मुझे फैसला लेना था। और उस दिन पापा से बात नहीं हो पा रही थी। और उस दिन समझ में नहीं आया मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। पापा ही बोल रहे थे इस फैसले को लेने के लिए। आज जब लिया तो उनको मैं बताऊँ कैसे। तो मोम ने बोला कि नहीं, जाओ पापा के पास जाओ, बेहोश हैं पर सुनेंगे समझेंगे सारी बातें, ही विल गिव यू सम साइन। तो उस रात मुझे याद है कि लंबे समय तक, घंटों तक पापा का हाथ यूँ हाथ में पकड़ के उनके बेड के पास मैं बैठा रहा और उनको सारी बातें मैंने बताई कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। एंड आई नो कि वो मेरे साथ हैं, खुश होंगे, उनको इस बात का गर्व ज़रूर होगा कि उनके बेटे में इतनी हिम्मत है उन्हीं की तरह, कि 2005 में जैसे उन्होंने फैसला लिया, मैंने भी वही फैसला लिया। और बस उम्मीद करता हूँ उनके आशीर्वाद से मेरा फैसला सही भी रहेगा। आपने कहा कि ऐसे समय पर जब उन्हें साथ रहना चाहिए था, वो अकेलेपन का डर आपको इस समय लग रहा है? क्योंकि न सिर्फ पिता गए बल्कि बहुत टफ आपने डिसीजन लिया कि गठबंधन के बिना जाऊंगा। डर नहीं है, ईमानदारी से बोलूँगा, डर 1% का नहीं है। उनकी कमी बहुत खलती है, उनसे वो घंटों बैठकर बातचीत करना। मुझे याद है कि दिल्ली में भी जब भी कोई भी मीटिंग होती थी उसके तुरंत बाद मैं हॉस्पिटल भागता था। एंड लाइक अ किड कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, यू नो, व्हेन ही हैज़ डन समथिंग नाइस। तो वो जो एक एक्साइटमेंट होती है, वो बच्चे की तरह मेरे अंदर एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि पापा एंड मी वी यूज्ड टू लव सिटिंग टॉकिंग। पापा ने, मतलब जब से मैं राजनीति में आया, हम लोग के यहाँ परंपरा रही, मैंने पापा को हमेशा देखा कि उन्होंने दादाजी के साथ बहुत ही शिष्टाचार रहा, से पहुँच छूते थे, प्रणाम पाती करते थे, उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। और एक लंबे समय तक मेरा भी उनके साथ यही एक रिश्ता था। पापा से जितनी भी कन्वर्सेशंस होती थी मॉम के थ्रू ही होती थी। मम्मी को मैं बताता था या पापा को मुझे कुछ कहना होता था तो मम्मी को बताते थे। बट 2013 के बाद जब मैं राजनीति में आया, पापा ने कॉन्शियस इन्होंने ये डिसीजन लिया और उन्होंने ना सिर्फ एक बेटा बल्कि मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त भी बनाया। और मुझे लगता है ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। हम लोग घंटों अकेले रूम में, मॉम कितनी बार इरिटेट होती थी कि क्या तुम दोनों लगे रहते हो, आपस में ही बात करते रहते हो। हर 2 मिनट के बाद पापा यूज्ड टू कॉल मी दीपू, जो मेरे घर का नाम है, कि दीपू इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो घंटों हम लोग बात करते थे। तो मुझे पता है कि पापा हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अभी भी कभी भी अगर अकेला महसूस करता हूँ तो पापा की तस्वीर के पास जाके बैठता हूँ, उनको सारी बातें बताता हूँ, रोज़ करता हूँ, रात में बैठ के घंटों उनकी बातें करता हूँ। तो अकेलेपन का डर नहीं है, मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। उनकी कमी ज़रूर महसूस होती है बहुत। पार्टियां नहीं हैं, आपको इस समय एक दोहरा जीवन जीना है कि अपना पर्सनल लॉस भी है लेकिन पार्टी को भी देखना है, क्योंकि चुनाव का समय है, बहुत सारे कार्यकर्ता उम्मीदवार सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ऐसे में वो अकेलापन जो जिस पार्टी के लिए आप कहते हैं कि आप खड़े हैं, भले ही गठबंधन में नहीं, वो आपको वोट काटने वाला कह देती। दुख है मुझे इस बात का, नाराज़गी नहीं है। और नाराज़गी इसलिए नहीं है श्वेता जी, क्योंकि मुझे पता है कि आवाज़ भले उन नेताओं की है पर वो शब्दावली कहाँ से आ रही है, वो सोच कहाँ से आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी उनकी कार्यशैली को जानता है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि मुख्यमंत्री खुद कभी कुछ नहीं कहते, वो दूसरों से बुलवाते हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा, जब सुशील मोदी जी के साथ वो बैठे थे तो मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी को कह रहे थे थोड़ा और क्लियर करके बोलिए, थोड़ा और क्लियर कीजिए इसको। तो वो दूसरों से वो कहलवाते हैं। ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है। तो जितने भी नेता इन तमाम बातों को कह रहे हैं, मेरी उनके प्रति कोई नाराज़गी नहीं है, दुख है। अभी 10 दिन भी नहीं हुए जब पापा को ये सब श्रद्धांजलि दे रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, इतने भावनात्मक ट्वीट्स कर रहे थे, सब कर रहे थे, और आज 10 दिन भी नहीं बीते और ये उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को वोट कटवा कह रहे हैं, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 दिन पहले तक यही लोग मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, मुझे आगे बढ़ने के लिए दिलासा दे रहे थे, हौसला दे रहे थे। और आज मुझे बस दुख इस बात का है कि पापा जहाँ पे भी होंगे उनको ये सुन के नहीं अच्छा लगेगा। देखिए, हर कोई अपनी पार्टी से जुड़ा होता है और पापा ने मुझे सिखाया, और मैं मानता हूँ मेरी पार्टी मेरी माँ है
और आप अगर उनके लिए अगर आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें, आप बोलिए ना, आप मेरी नीतियों से शायद सहमत नहीं हो सकते, मुझ पे नीति को लेकर जितनी मेरी आलोचना करनी है कीजिए। बोलिए कि मेरा बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट सही नहीं है, बोलिए कि मेरी कार्यशैली सही नहीं है, बोलिए कि मेरा शिष्टाचार सही नहीं है, पर इस तरीके से सीधा आरोप लगाना, अगर इतने ही वोट कटवा थी हमारी पार्टी तो क्यों आपने 2014 से लेकर अभी तक हम लोग को साथ रखा? क्यों 2015 में हर मंच पर आपने हम लोग को घुमाया? क्यों 2019 में पापा प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी क्यों हर मंच एक साथ इन्होंने साझा किया, सारी जगह इन्होंने इकट्ठे भाषण दिए? आज जब मैंने आपके और आपके भी नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का, और देखिए मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि शायद मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट लोग बोलते हैं कि मैं किसी को मक्खन लगाने की परिकाष्ठा मैं पार कर रहा हूं जब मैं प्रधानमंत्री जी के लिए मैं बोलता हूं कि मैं उनका हनुमान हूं या मेरे दिल में वो बसते हैं। पर मैं और क्या करूंगा श्वेता जी, जब कोई नहीं था मेरे पास, प्रधानमंत्री उस वक्त मेरे साथ खड़े हुए थे। जब मैं अकेला हॉस्पिटल में आईसीयू के कमरे के बाहर खड़े होकर जब मैं रोता था तो उस वक्त से प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन आता था। कोई दिन ऐसा नहीं है जब दिन में 2 बार प्रधानमंत्री जी ने मुझे फ़ोन नहीं किया। पिताजी की अंतिम यात्रा में जिस तरीके से उन्होंने पिताजी को सम्मान दिया, जयप्रकाश जी के बाद कहा जाता है कि पापा ही एक ऐसे हैं जिनको इस तरीके से मिलिट्री ऑनर मिला, तो जो सम्मान प्रधानमंत्री जी ने दिया, मैं कैसे आज मैं उनके खिलाफ बोलने लग जाऊं? और मैं क्यों बोलूं उनके खिलाफ? प्रकाश जावड़ेकर बिना मोदी जी के जानकारी में ऐसी बात कह सकते थे? देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैं ईमानदारी से बोलता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं तमाम इन नेताओं को मैं स्वतंत्र भी करता हूं कि जितना बोलना है आप अपना गठबंधन धर्म निभाइए, और मेरी वजह से किसी धर्म संकट में कोई ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि ये राह मैंने खुद चुनी है। कठिन डगर है, पर ये मैंने खुद ही चुनी है, और इसके लिए मैं किसी को मैं दोषी भी नहीं ठहरा सकता। मैं ये उम्मीद भी नहीं रख सकता, ये उम्मीद रखना भी मेरे लिए गलत होगा कि भैया जिनसे अलग होकर मैंने राह चुनी है, उनके खिलाफ नहीं हूं मैं, बट उनसे अलग होकर मैंने राह चुनी है, और वो जिनके साथ है मैं उनके खिलाफ हूं। तो इसलिए मैं किसी को भी मैं ये दोष नहीं दूंगा। जिनको जितना बोलना है, बल्कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की भी सभाएं हैं, और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी स्पष्ट करता हूं कि वो भी किसी तरीके के धर्म संकट में नहीं पड़े, अपना पूरी तरीके से गठबंधन धर्म निभाएं, और उनको जो उचित लगता है और उनके उचित लगने में और मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरे खिलाफ उनको भी अगर शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े जरूर करें, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता करें। बस शब्दावली थोड़ी सी ठीक रखें। पापा नहीं है तो वोट कटवा जरूर चुकता है। मुझे मालूम है कि आज संस्कारों के हिसाब से आपके लिए बहुत अहम दिन है, इसीलिए मैं आगे का हिस्सा यानी इंटरव्यू में आगे जो मैं आपसे आगे के संकल्पों और आगे का रास्ता जब आप अब सड़कों पर निकलेंगे चंद रोज में, उसका हिस्सा पूछूंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जो फैसला है वो एक प्रीमाइस पे बेस्ड है कि कल के दिन में बीजेपी को ज़्यादा सीटें आएंगी, जेडीयू को कम आएंगी, और आपको लगता है एलजेपी एक किंग मेकर की स्थिति में रहेगी, जो बिहार की राजनीति में ये शब्द ही किंग मेकर बहुत बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? पापा बोलते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। मैं भी अपने आप को परखने ही निकला हूँ। शेर का बच्चा होऊंगा तो जंगल चीर के निकलूंगा, नहीं होगा तो वहीं मारा जाऊंगा। और मुझे इस बात का डर नहीं है, इतना बड़ा फैसला लिया, मुझे 1% का डर नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास है। श्वेता जी, आप भी पूरा बिहार घूमिए, आप हैं यहाँ की, दशकों से आपने देखा है कि क्यों बिहार की स्थिति वैसी की वैसी ही है। क्या बदला है बिहार में? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हो। कोरोना काल में आपने देखा होगा कितने ऐसे, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी के ही कितने ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, कितने ऐसे मंत्री हैं, कितने ऐसे विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, जो कि अपने स्वास्थ्य इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूँ मंत्री जी को, जिनका निधन हुआ, विनोद जी का। पर क्यों उनको दिल्ली जाना पड़ा मेदांता में इलाज कराने के लिए? क्यों रघुवंश बाबू का इलाज अंतिम दिनों में दिल्ली के एम्स में चल रहा था? और कितने ऐसे और अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कि चर्चा में रहते हैं। तो आप सामान्य व्यक्ति की आप सोचिए, और दिल्ली में हम लोग देखते ही हैं एम्स के सामने दिनों दिन तक लाइन लगाकर धूप गर्मी बरसात में लोग खड़े रहते हैं। क्यों? सिर्फ डॉक्टर से मिलने के लिए। और आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया लालू जी ने क्यों नहीं अस्पताल बनाए। 15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी, 15 साल में अब तो जवाबदेही आप ही की बनेगी ना।